नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारतीय कृषि के 500 से अधिक प्रश्नों को हम इस सीरीज में देखने जा रहे हैं और ये वन लाइनर फॉर्म में है, कंप्लीट रिवीजन के लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये वीडियो देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको कई सारे प्रश्न भारतीय कृषि में मिलेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय कृषि में प्रश्न बहुत ज़्यादा विविध तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बदल बदल कर प्रश्न नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी समायोजन कर दिया गया है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे प्रश्नों को ले लिया गया है। उसके अलावा बाकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की आपके एग्ज़ाम में संभावना बनी रहती है, ऐसे सभी प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एक साथ देखिएगा और कम से कम 2 बार रिवीजन करिएगा। आपका कृषि का जो पोर्शन है पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें उत्पादन और का भी डेटा दिया गया है। कृषि से संबंधित जो नवीनतम डेटा है, कृषि के क्षेत्र में जो जीडीपी दर है, जीवीए है, लेटेस्ट जो है कृषि संगणना से संबंधित आंकड़े, तो ये सब हमारी जो है इस ई बुक में जो है आपको मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि कृषि से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, जिसमें उत्पादन का डेटा और बाकी अन्य डेटा हैं वो, उसके अलावा खनिज का डेटा, आर्थिकी और बाकी जितना भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, ये हमारे अगस्त 2020 के स्पेशल एडिशन में आपको मिल जाएगा। इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ। साथ ही अगर आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए 9506742546। इस पर जो है करंट अफेयर्स अगस्त लिख के भेज दीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दशहरी नीलम के क्रॉस से आम की कौन सी प्रजाति पैदा की गई है? तो दशहरी और नीलम 2 प्रजातियां हैं अलग अलग। इनका जब क्रॉस कराकर जो है आम्रपाली, जो कि बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है आम की, उसका उत्पादन किया जाता है। भारत में निर्यात करने के लिए परंपरागत वस्तुएं क्या हैं? तो भारत जो है अनाज, जूट उत्पाद और चीनी, इनका परंपरागत रूप से निर्यात करता है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कुल कृषि क्षेत्र में जो हिस्सा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? ये प्रश्न है। तो लगातार कम हो रहा है। जो कृषि क्षेत्र का हिस्सा है वो चाहे जीवीए के टर्म्स में देख लीजिए, चाहे जीडीपी के टर्म्स में देख लीजिए, दोनों में निरंतर गिर रहा है। क्योंकि पहले जो है कृषि ही सबसे बड़ा पोर्शन होती थी, लेकिन अब जो है सेवा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा पोर्शन है। और जो 19-20 में राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है कृषि का, वो 16.5% था जीडीपी के टर्म्स में। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो किसी भी मैदानी क्षेत्र में ये रिकमेंड किया जाता है कि 25% वहाँ पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और ऐसे ओवरऑल की बात करें तो 33% जो है पूरा जो है वृक्षावरण, वनावरण जो है कम से कम रिक्वायर्ड होता है कहीं पर भी। क्विक लाइम, बुझा चूना, जिप्सम और वर्मी कंपोस्ट, इनमें से कौन सा ऊसर मृदा के लिए सुधारक है? यानी ऊसर मृदा का अगर रिक्लेमेशन करना है तो इसमें किसका यूज़ करेंगे? इसमें हम जिप्सम का यूज़ करेंगे। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? क्यू डोंगियो। इनका कार्यकाल है 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक। 5 वर्षों में इनका कार्यकाल रहेगा। खाद्य और पोषण मंडल यानी फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें युद्ध वगैरह जो है मेजर कारण थे। तो युद्ध वगैरह के कारण जो है पूरी अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ा आ गई थी और जो कृषि जो था वो तो निगेटिव ग्रोथ में चला गया था। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? नो डाउट उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है, कई सालों से बना हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ है? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य से अधिक कृषि का विकास हुआ था।
भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है, लो प्रोडक्टिविटी है, उसके कुछ कारण जो है इसमें हमको बताने हैं। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जोतों का आकार छोटा होना और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये सभी जो है भारत में कृषि के उत्पादन की, निम्न उत्पादन की प्रमुख वजहें हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, जो नीचे का भारत है जो है, उसमें तालाब वहाँ पर मुख्य स्रोत है सिंचाई का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व उसके निम्नांकित योगदान से जाना जाता है। कौन कौन सा योगदान? राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है और सर्वाधिक रोजगार में इसका योगदान है। औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान है और खाद्यान्न आपूर्ति। तो इस वजह से कृषि का जो है अर्थव्यवस्था में महत्व है। किस उर्वरक के उपभोग के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर करता है? यानी भारत को जो है ये आयात करना पड़ता है पोटास। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को जो है जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, क्योंकि ये मूलभूत जीने के लिए साधन समझा जाता है। इसी पर जो है बहुत ज़्यादा % आबादी भारत की डिपेंड है। वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया निवेश का वह लोकप्रिय विकल्प जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को फिर से शुरू किया। तो किसान विकास पत्र आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलर होता था एक समय में, इसको बंद कर दिया था पिछली गवर्नमेंट ने। अब जो है ये फिर से शुरू हुआ है, जिसको हम KVP के नाम से जानते हैं। NAIP यानी नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 2006 में शुरू किया गया था। देश में वर्तमान में ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में है, के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो वर्तमान में जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 706 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आम्रपाली आम की किस्म है और वनराज, इनको अगर आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो जो हाइब्रिड क्रॉस आम बनेगा वो कौन सा होगा? उसका नाम रखा गया है अनमोल। गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तिलहन जो है इसमें नहीं आता है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये मई 2005 में आरंभ हुआ था। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका शुभारंभ हुआ था। देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति की निगरानी कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग जो है जल स्तर क्षमता की निगरानी करता है जलाशयों में। कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर की अवधि कब से कब होती है? तो जो एग्रीकल्चर ईयर होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है, RBI का अलग ईयर होता है, उसी तरह से जुलाई से लेके जून तक जो है कृषि वर्ष का जो है ईयर होता है, यानी कृषि ईयर जो है जुलाई से जून तक होता है। भूमिगत जल यानी टेबल वाटर या जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, इसको दूषित करने वाले जीवाणु, शैवाल, आर्सेनिक और वायरस में से कौन एक अजैविक प्रदूषक है? तो अजैविक निश्चित रूप से आप इसमें देख सकते हैं आर्सेनिक है। भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पौधे का क्या महत्व है? तो ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक होता है, यानी मिट्टी के अपरदन को रोकता है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसका जो पोषण मान होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो अधिक होती है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 90वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2019 को कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बोरलाग पुरस्कार किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि नॉर्मन बोरलाग के नाम पर शुरू किया गया था। वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा वर्म यूज होता है? अर्थवर्म यानी केचुए का इसमें प्रयोग किया जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, ये किस देश से संबंधित थे? ये अमेरिका से संबंधित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो ये योजना का नाम है जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। ये स्पेशली कहाँ के लिए है? भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। प्याज के छिलके को उतारने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है? तो प्याज में जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है डाइसल्फाइड एसिड, उसकी वजह से जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं।
आप देखना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो ये सारे सत्य कथन दिए हैं। मक्का का मंड, मंड मतलब स्टार्च, तो मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टार्च इससे प्रमुख रूप से प्राप्त करते हैं। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल यानी बायोडीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये भी सही है। और मक्का के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इससे तैयार की जाती हैं। तो मक्के के ये तीनों ही प्रयोग जो है सही दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। गेहूं, चावल, चीनी और दाल, इनमें से कौन सा एक उत्पाद भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें, क्योंकि भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक तो है विश्व में, लेकिन भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हम जितनी दाल उगाते हैं वो हमारे लिए ही पर्याप्त हो पाती है, वो भी कम पड़ जाती है, इसलिए इसका निर्यात नहीं किया जाता है। प्रशीतन, प्रशीतन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेशन यानी ठंडे में रखना। तो प्रशीतन जो है खाद्य परीक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग में किस प्रकार से मदद करता है? ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को यानी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसकी दर को कम कर देता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया है। अब इस मंत्रालय का क्या नाम हो गया है? केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रतन लाल को। काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? धान का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किस बात का सूचक होता है? तो अगर मक्का के पत्तियों का जो ऊपरी भाग है वो सफ़ेद हो रहा है तो इसका मतलब उसमें जिंक की कमी हो रही है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। लेकिन भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है? कपास के दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। क्यूरिंग क्या है? ये एक एग्रीकल्चर की टेक्निक है। तो क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? ये तंबाकू यानी टोबैको की खेती में या टोबैको की फसल में यूज़ होती है। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ में प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो उसको ब्रिक्स कहते हैं। यानी गन्ने के रस में जो समग्र ठोस पदार्थ में प्रतिशत होता है उसका रस का, वो जो है ब्रिक्स कहलाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खाद्यान्न की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में जो है कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टार्च की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अन्न भंडारण यानी जो स्टोरेज किया जाता है अन्न का, उसमें अन्न में नमी यानी ह्यूमिडिटी कितने प्रतिशत मात्रा जो है उसकी रिकमेंड की जाती है? तो 12% से कम होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। वर्तमान में दलहन का शीर्ष उत्पादक तथा सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत है। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में 20 से 22% तक मात्रा पाई जाती है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस फसल में पाई जाती है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है। थायमिन, जिसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं, ये सर्वाधिक किस फल में मिलता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो है काजू में पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। अब हम सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। मिलान आपके सामने है। हरा सोना किसको कहते हैं? अफीम को कहते हैं। ये इसके जो है क्या हैं? संज्ञाएँ हैं या उपमाएँ हैं। झूठा सोना पाइराइट को कहते हैं। फलों का राजा आम है और फलों की रानी लीची के लिए उपमा दी जाती है। सर्वाधिक रबर उत्पादक राष्ट्र, यहाँ पर नेचुरल रबर की बात हो रही है, ये थाईलैंड करता है। तो प्राकृतिक रबर में थाईलैंड जो है टॉप पर है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। तीसरे नंबर पे वियतनाम है। और भारत भी यहाँ पर अपना स्थान रखता है, चौथा स्थान। और 5वें नंबर पे चाइना है। कुफरी किस फसल की किस्म है? कुफरी आलू की किस्म है। कुफरी के बारे में जान लीजिए। कुफरी जो है शिमला में एक जगह है जहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। इसीलिए आलू की जितनी आप वैरायटीज़ देखेंगे मोस्टली जो है उसमें कुफरी नाम जुड़ा होता है। जैसे कुफरी सिंदूरी, कुफरी सुनहरी, तो ये कुफरी नाम से जो फेमस वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादातर आलू की होती हैं। आगे चलते हैं। चाय का जन्म स्थान यानी चाय की ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? नेटिव प्लेस कहाँ पर है? चाइना। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। दूसरे नंबर पर फिलीपींस में होता है। सूरजमुखी या सूर्यमुखी का
नेटिव प्लेस कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका उसका नेटिव है। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं? खरीफ में फसलें कई सारी होती हैं, कपास, मूंगफली, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू, जूट, ये सभी कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं प्रमुख रूप से। कौन से कथन सही हैं? चाय असम की मुख्य फसल है, ये कथन वाले क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार। और गुजरात जो है इसमें तंबाकू की विस्तृत मात्रा की पर खेती की जाती है। आगे चलते हैं। सदाबहार, खस, सौंफ व सतावर, इनमें से कौन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले पौधों का फल भाग है, यानी फ्रूट पार्ट है? तो फ्रूट पार्ट जो है इसमें से सौंफ है। कनोला मानव उपयोग के लिए लगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की एक किस्म है, को निर्दिष्ट करती है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कनोला जो सरसों की वैरायटी है इसका प्रमुख जो है इसकी विशेषता क्या है? इनके तेल में एरूसिक एसिड बहुत अल्प मात्रा में होता है। आलू क्या है? आलू एक कंद है, तने से जो है डेवलप होता है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान यानी कॉफ़ी के बागान कहाँ पर लगाए गए थे? चिकमंगलुरु जनपद में। चावल, मसूर, गेहूँ, इनमें से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निश्चित रूप से गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चावल या धान की बात कर लेते हैं। धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे पंजाब। मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ये सभी लेटेस्ट डाटा है जो 18-19 का चतुर्थ अनुमान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसके अनुसार ये सभी डेटा है। आगे चलते हैं। केंद्रीय धान संस्थान जो कि कटक उड़ीसा में है के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? लूनी श्री। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थापित है? ये कुंडली नामक जगह है हरियाणा में। कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। फलों में अधिकतर कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज शुगर फलों में पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। फ्रूट्स से कौन सी शुगर? फ्रक्टोज शुगर, FF का यहाँ पर है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसके जनक कहलाते हैं निकोलस अपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? तो ये 3 संयंत्र हैं, एक तो सोनीपत हरियाणा में है, दूसरा अंबरनाथ महाराष्ट्र में, तीसरा गुजरात में है। सीरे में एस्टिक एसिड की मात्रा कितने % होती है? तो सीरे में एस्टिक एसिड होता है 2 से 3% तक। अम्लीय यानी एसिडिक खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मार्मलेट तैयार किया जाता है, मार्मलेट जो है नींबू प्रजाति यानी सिट्रस फ्रूट्स की जो प्रजातियां हैं सिट्रस की, उससे तैयार किया जाता है। नमक की कितनी मात्रा जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25%। आगे बढ़ते हैं। जैली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जैली में अम्ल कितना होना चाहिए क्रमशः देख लेते हैं। 0.5 से लेके 1% तक। चीनी की सांद्रता जो है जैली में 65% तक, और जल की मात्रा जो है 33 से 38% तक होती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाते हैं। अचार में जो नमक मिलाया जाता है वो कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16% होनी चाहिए। लहसुन में जो विशिष्ट गंध आती है उसका कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, उसके कारण लहसुन में एक विशेष गंध होती है। टमाटर का जो केचप बनता है उसमें प्रयुक्त होने वाली संरक्षी रसायन यानी प्रिजर्वेटिव कौन सा उसमें यूज़ होता है? सोडियम बेंजोएट। आगे चलते हैं। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1993 को की गई थी। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 30%, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है
350 ppm पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1988 में। सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन वनस्पति तेल में से कौन सा हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल। पके आम, पके पपीते, गाजर और पके टमाटर में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो अगर हम पके हुए आम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए उसी में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आलू, बंडा, शकरकंद और जिमीकंद, ये सभी सब्जियां आप लोग जानते होंगे। इनमें से कौन सी सब्जी जो है रूपांतरित जड़ है यानी मॉडिफाइड रूट है? तो ये है शकरकंद। आलू, टमाटर, आम और अंगूर में से किस फल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इन फलों में से आलू का उत्पादन होता है। प्याज, मेथी, लोबिया में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है मेथी में। रागी, चावल, अंडा और बिना मलाई वाला दूध में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल में जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, बाकी सभी में कैल्शियम पाया जाता है। सेब, संतरा, आंवला और आम, तो ये 4 फ्रूट्स हैं। इनमें से किस फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक होती है? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, तो आंवला में जो है सर्वाधिक होता है इन सभी में से। सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भौगोलिक सोच विचार। भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई थी? तो भारत में जो मक्के की फसल इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो पुर्तगालियों द्वारा कराई गई थी। अब मक्के में जो है हम शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में बात कर लेते हैं तो कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर बिहार है। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। और सुक्रोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज जो है गन्ने में पाया जाता है। एस से शुगर केन, और शुगर केन में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। इसको ऐसे याद रखिएगा एस वाले फार्मूले से। रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल की संबंधित है? ये लीची संबंधित है। सुपर स्टार प्रजाति क्या है? ये गुलाब की एक प्रजाति है। अल्फा क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है। 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 100 हेक्टेयर होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। सेब की सुगंध मुख्यतः किसके कारण होती है? मैलिक एसिड के कारण। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आप जानते हैं विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है और इसलिए जो है ये निकल जाता है। भारत में मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? भारत में जो है मक्का वर्ष भर बोया जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल के मामले में पश्चिम बंगाल में है और उत्पादन में भी जो है जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे असम। अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन भारत में होता है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे चाइना। किस कृषि वैज्ञानिक ने महाधान या सुपर राइस का विकास किया था? GS खुश ने। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियां कौन सी हैं? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर का ताप। साओ पोलो तंबाकू, चाय, कहवा एवं कोकोवा में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो जो है कहवा यानी कॉफ़ी के, क्योंकि इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है, तो ये कहवा के उत्पादन के लिए फेमस है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कटाई के समय जो है खाद्यान्न में जो है ह्यूमिडिटी का अंश जो है ये 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेब के फलों का जो हल्का लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है? तो उस सेब के फलों में एक पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन, उसकी वजह से उसका लाल जो है लाल रंग का हल्का होता है। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? चीन। चीन जो है सभी देशों में सर्वाधिक फल उत्पादन करता है। यहाँ पर बात हो रही कुल फल उत्पादन की। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? अमरूद का पेरिकार्प और थैलमस खाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में रोम में हुई थी।
भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश जो है फलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आंध्र के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और विश्व में जो कुल फल उत्पादन है, जिसकी बात अभी हमने ऊपर की, उसमें चाइना नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। सिट्रस फलों में यानी नींबू वर्गीय फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? ट्रिस्टेजा। बेर, जामुन, फालसा, चेरी, आंवला इत्यादि फलों में कौन सा भाग खाया जाता है? तो इनमें जो है बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, जिसको हम क्या कहेंगे? इंडोकार्प एंड एक्सोकार्प। आम, लीची, पपीता और सपोता में से किस फल में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इन फलों में से आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में, कर्नाटक में। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन ये है कि फलों को 100 डिग्री तापक्रम के नीचे गर्म करना चाहिए। उससे ऊपर गर्म करने से जो है उसके जो एंजाइम्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो सभी जो है खराब हो जाते हैं। स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं किसमें? सब्जियों में। जब सब्जियों का जो है प्रसंस्करण किया जाता है तो उसका जो है स्टेरलाइजेशन किया जाता है। जेली में पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो जेली बनाते समय उसमें 33 से 38% तक जो है अधिकतम पानी होना चाहिए। जेली बनाने में चीनी की जो सांद्रता है, यानी चीनी का जो कंसंट्रेशन है शुगर का, वो कितना होना चाहिए? 65%। मार्मलेट तैयार किया जाता है सिट्रस फ्रूट से यानी नींबू जाति के फलों से। आम किस देश का मूलज है, यानी कहाँ का नेटिव है, कहाँ की उत्पत्ति है आम की? तो आम जो है इंडो बर्मन ओरिजिन का है। इसका उत्पादन अगर भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। और वर्ल्ड लेवल पर भारत सबसे बड़ा उत्पादक है आम का, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर थाईलैंड। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है या निकाला जाता है? तो पपेन जो है ये पपीता से निकाला जाता है। अब पपीते के उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व में जो है भारत पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है। और वहीं पर भारत में बात करें तो सबसे बड़ा पपीता उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। रूटेसी किस कुल का फल है, यानी रूटेसी कुल का यानी रूटेसी फैमिली का कौन सा फल है? कमरख। अमरूद, पपीता, काजू और करौंदा में से विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा है? सबसे ज़्यादा विटामिन B1, जिसको हम थायमीन कहते हैं, काजू में पाया जाता है। बाथरूम फ्रूट किसे बोला जाता है? बाथरूम फ्रूट जो है आम की संज्ञा दी जाती है। आम का कुछ कुरचना यानी मैंगो मैलफॉर्मेशन रोग के रोगरोधी आम की किस्में कौन सी, यानी ऐसी किस्में जिसमें ये बीमारी यानी मैंगो मालफॉर्मेशन की बीमारी नहीं होती है? तो बहादुरन, इलायची और एलिव, ये 3 किस्में हैं जिसमें आम की कुरचना वाली बीमारी नहीं होती है। आम की सीडलेस यानी बीज रहित वैरायटी कौन सी है? सिंधु है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? 1600 एक हेक्टेयर में। कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? ये नींबू में लगता है। आम की बेमौसमी यानी हर मौसम में उगाई जा सकने वाली किस्म कौन सी है? निरंजन। किसमें ब्लाचिंग की क्रिया अपनाई जाती है? सब्जियों में ब्लाचिंग क्रिया अपनाई जाती है। स्पॉन्जी टिश्यू के कारण आम की प्रजाति जिसका निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वो कौन सी है? अल्फांसो। अल्फांसो जो है प्रमुख निर्यातक किस्म है आम की, लेकिन इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है स्पॉन्जी टिश्यू। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? 222 किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड हुआ था। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु के तट पर। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। और विश्व की बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, दूसरे नंबर पे भारत में उत्पादित होता है। फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसके लिए यूज़ करते हैं जेल मीटर। कौशल किस फसल की एक उन्नत प्रजाति है? कौशल जो है मूंगफली की उन्नत प्रजाति है।
भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मैक्रोनी गेहूं किन परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है? असिंचित परिस्थितियों के लिए, यानी जहां पर जो है सिंचाई के साधन बहुत ही कम मौजूद होते हैं। अखरोट में कुल वसा यानी कुल फैट का कितना प्रतिशत होता है? अखरोट में 64.4% जो है फैट पाया जाता है। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। कौन सा शहर बागों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो अगर हम देश में इसका उत्तर ढूंढेंगे तो पूरे देश में बेंगलुरु को जो है बागों का नगर कहते हैं, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है तो लखनऊ इसका सही उत्तर होगा। स्पंजी ऊतक क्षय अभी हमने बात की थी, जिसका नाम स्पंजी टिश्यू इंग्लिश में, ये किस फसल की हानिकारक रोग है? आम का, जो अल्फांसो की किस्म को प्रभावित करता है। मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन में कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इसमें से सोयाबीन जो है एक खरीफ की फसल है। पालक, गाजर, पात गोभी और फूल गोभी, इसमें से विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए पालक में पाया जाता है। केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा किया जाता है? सोड़, भुस्तारी या वाटर सकर्स के द्वारा। फलों का फटना, फूल स्प्लिटिंग, अधोलिखित फलों की एक महत्वपूर्ण समस्या है, यानी ये जो है समस्या किसके में होती है? लीची में होती है, बेर में होती है, चेरी में होती है। सभी जो है फल मैच्योर होने पर चटक जाते हैं। लखनऊ 49 किसकी एक फेमस किस्म है? ये अमरूद की किस्म है। भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। आम में काला सीरा यानी ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? तो ब्लैक टिप रोग जो है एक बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। संसार में अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोस्टा रिका। भारत में किस राज्य में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश में। पॉली इम्ब्रियानी यानी बहुभ्रूणता, यानी एक ही फल में कई सारे भ्रूण पाया जाना, किन फलों में पाया जाता है? जामुन में, आम में, सिट्रस फ्रूट में। सेब किस प्रकार का फल है? सेब एक जो है फॉल्स फ्रूट है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का जो है फ्लैसी थैलमस या गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। वानस्पतिक रूप से केला क्या है? केरा जो है एक बेरी फ्रूट है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन बेंजीन, इथाइलिन और एसिटिलीन और मीथेन गैस में से कौन सी गैस निकालता है? तो कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का प्रमुख कारण क्या है? एक जीवाणु। पनामा म्लानी एक भयानक बीमारी है किस फसल की? केला की। पनामा रोग जो है केले का बहुत ही खतरनाक रोग है। कुर्ग, हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, ये किस फल वृक्ष की उत्तर प्रजातियां हैं? तो ये जो है पपीता की जो है प्रजातियां हैं। आगे चलते हैं। मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप और उष्ण अमेरिका में से पपीता की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो पपीता का नेटिव कंट्री है उष्ण अमेरिका। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है यानी हाइब्रिड किस्म है? तो अर्कावती जो है अंगूर की एक हाइब्रिड किस्म है। बंची टॉप किस फसल की बीमारी है? तो बंची टॉप जो है केले की बीमारी है, इसको बोला जाता है बंची टॉप ऑफ बनाना। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली और बेनिशान में से कौन सी एक आम की नियमित फल देने वाली किस्म है? आम्रपाली। देश में मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान किस प्रदेश का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सेब फ्रूट के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो एप्पल स्कैब नामक की बीमारी होती है, उसके कारण जो है सेब फल के बगीचों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पूसा सीडलेस किस्म आम, अंगूर, अमरूद और अनानास में से किसकी है? तो जो पूसा सीडलेस है ये अंगूर की एक प्रजाति है। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ये होता है कैरिका जैंथिन नामक पिगमेंट के कारण। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? सिगाटोका जो है ये केले से संबंधित है। कल्याण सोना बहुत ही फेमस किस्म है किसकी? गेहूं की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। किस खुशबूदार उपज यानी मसाले के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है राजस्थान का? मेथी के उत्पादन के लिए। लीची फल को खाने वाला भाग कौन सा है? लीची का हम क्या खाते हैं?
गूदेदार बीज चोल, जिसको हम फ्लैसी एरिल कहते हैं इंग्लिश में। आम, अमरूद, जामुन और बेल में से कौन सा फल डायबिटीज़ रोगी यानी शुगर पेशेंट के लिए अमृत माना जाता है? जामुन। जामुन का फल भी खाया जाता है, जामुन के जो बीज होते हैं उसको पीस के भी उसका चूर भी खिलाया जाता है। कौन सा रसायन फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। जेली के लिए फलियों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, तो फलों में पैक्टिन जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सिरका या विनेगर में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? 4 to 5%। अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किस कारण से भूरा हो जाता है? तो जब सेब को चाकू से काटा जाता है तो पहले इसका सामान्य उत्तर है कि उसमें एंजाइम की क्रिया होती है। तो फलों में स्थित जो है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड जो है वायु में ऑक्सीडाइज होकर रंग बदल देते हैं और वो जो है भूरा दिखने लगता है। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? नींबू तथा संतरा, यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें नींबू आता है, संतरा आता है, खट्टे फल आते हैं, वो सभी उससे स्क्वैश बनाया जा सकता है। फलों में रंग परिवर्तन होता है किस कारण? एंजाइम्स के कारण। जेली में प्रायः किस फल का प्रयोग किया जाता है? तो जेली में अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा इनका प्रयोग किया जाता है जिनमें पैक्टिन अच्छी मात्रा में पाया जाए। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में यानी कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? तो फल तथा सब्जियों को 3.9 to 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव्स जो मिलाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, तो ये प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं जो स्वीकृति प्राप्त हैं? एक तो सोडियम बेंजोएट है और दूसरा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। ये भारत में जो है सरकार की तरफ से संस्तुति प्राप्त हैं। सुमेलन करना है हमको। खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। सिरका और अचार में एसिटिक एसिड होता है। सोडा वाटर और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अलावा कार्बोनेटेड, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। और सेब में क्या होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है। शक्कर के किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, तो चीनी के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। फलों को जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो जेली बनाना है अगर फलों को, तो उसमें साइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है वो कौन सा है? खमीर या ईस्ट। बिसएफनॉल ए क्या है? ये फूड पैकेजिंग के विकास में प्रयोग में लाया जाने वाला एक केमिकल है। अल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज में कौन सा अल्कोहल बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है एथिल अल्कोहल। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों ही तरह की एक क्रिया है। फर्मेंटेशन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? फर्मेंटेशन को कून्स नली के द्वारा दिखाते हैं। डी प्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण क्या है? अंगूर का चीनी की घोल में सिकुड़ना, इसको जो है डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और प्लाज्मोलिसिस आपने पढ़ा होगा जो है कि अगर अंगूर को हम जो है किसी फ्लूइड में रख दें, अगर बाहर का कंसंट्रेशन कम है अंदर का ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की ओर जो है उसका फ्लूइड निकल जाएगा। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो कम होता है कम की तरफ जो है उसका मूवमेंट होने लगता है। केसर मसाला या सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे के कौन से भाग का उपयोग करते हैं? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा का प्रयोग करते हैं जो कि फूल में होता है। वृक्षों में इक्जेंथिया नामक बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? कॉपर या तांबा की कमी कारण होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? उसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। मूंगफली की प्रजाति का नाम क्या है? चंद्रा। मसूर की प्रजाति का नाम पंत L406। सरसों की प्रजाति का नाम क्या है? वरुणा। अगला प्रश्न देखते हैं। काजू, कॉफ़ी, मूंगफली एवं चीड़ में से कौन बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं?
तो इसमें से चीड़ जो है बीज का उत्पादन करता है, फूल नहीं देता है। भारत में मुख्यतः वर्षा आधारित फसलें कौन सी हैं? मूंगफली, तिल और बाजरा। भारत की निम्नलिखित फसल दलहन, चारा और हरी खाद में प्रयोग होती है, कौन सी? लोबिया और मूंग। ये जो है तो लोबिया और मूंग जो है इनका प्रयोग दलहन के रूप में भी होता है, दलहन तो ये है ही है, चारा के लिए भी होता है और हरी खाद बनाने में भी होता है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली, मक्का, कपास और सरसों में से कौन सी एक फसल खरीफ की नहीं है? तो सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं। सरसों कैसी फसल है? सरसों जो है रबी की फसल है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बना रहता है। इस क्षेत्र के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? धान और जूट। आगे चलते हैं। कपास में जो रेशे प्राप्त होते हैं वो किस भाग से प्राप्त होते हैं? तने से, यानी उसके स्टेम से प्राप्त करते हैं। अरहर, चना, मूंग, मक्का और उड़द में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग और उड़द। पॉस्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों यानी सब्जियों को छोड़कर कितने तापमान पर रखा जाता है? 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो भारत में जो है तंबाकू का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक वो गुजरात में है। वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, NRC HB 506 इसमें से कौन सी एक हाइब्रिड सरसों की उन्नत प्रजाति है? तो इसमें से हाइब्रिड सरसों है NRC HB 506। वर्ष 1819 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी यानी प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश। तो टोटल तिलहन में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यहाँ पर चौथे नंबर पे आता है। अर्केल, आज़ाद वन, अपर्णा और L116 इसमें कौन सी एक मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है जिसमें पत्ती नहीं पाई जाती है? वो है अपर्णा। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी और इटली इन देशों में से कौन सा एक चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन। फसल और उनके उत्पादक क्षेत्रों को मिलाते हैं। कहवा ये साओ पालो पठार पे उगता है। जूट गंगा डेल्टा में। चावल यांगत्सी मैदान में जो कि चाइना में है। और गेहूं प्रेरी मैदान में। अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? तो इसका नाम है सरदार कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा जो कि गुजरात में है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है कहाँ की? किसकी? अरहर की। धान, गेहूं, मूंगफली तथा कपास में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है गेहूं। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। गोल्डन चावल जिसको सुनहरा चावल कहते हैं हिंदी में, किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए का। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात जो कि NPK का होता है कितना होना चाहिए? 1:2:2 के रेशियो में होना चाहिए। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली का विकास हुआ है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। विश्व में अगर बात करें तो चाइना टॉप पर है आलू में, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर रूसी गणराज्य है। आगे चलते हैं। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है? चाइना में है। अब प्रजाति और फसलों को मिला देते हैं। पूसा गोल्ड किसकी एक प्रजाति है? सरसों की। मालवीय चमत्कार अरहर की। और माही सुगंधा चावल की। बहुत ज़्यादा ये सब प्रजातियाँ पूछी जाती हैं। गेहूं में बौनेपन का जीन है कौन सा? नोरिन 10। लौंग कैसे प्राप्त होता है यानी लौंग क्या है, कौन सा भाग है पौधे का? लौंग जो है फ्लोरल बड है, पुष्पकली है। अरहर का जन्म स्थान क्या है? अरहर का जन्म स्थान भारत है। भारत में अरहर का जन्म माना जाता है। इसके उत्पादन का अगर हम डेटा देखें तो कर्नाटक टॉप पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। फसल का वह प्रकार जिसमें नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दलहनी फसलों में यानी दालों में। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिची में। धान, गेहूं, मक्का तथा सोयाबीन में कौन सा एक C4 प्लांट है?
तो आप जानते हैं प्लांट का भी वर्गीकरण होता है उनके जो है रिस्पायरेटरी साइकिल के आधार पर, जो है उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके आधार पे। तो C3 प्लांट, जितने भी प्लांट्स हम लोग कॉमनली देखते हैं वो सब C3 होते हैं, लेकिन C4 इसमें से कौन सा है? मक्का है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में गेहूं, चावल, गन्ना और तिलहन फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है गन्ने का, यानी इसका जो सिंचित क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से। आगे चलते हैं, कुछ फसल हैं उनकी बीमारियां हैं उसको सुमेलित करते हैं हम। गन्ने में कौन सी बीमारी होती है? रेड रॉट। धान में खैरा डिजीज़ होती है, खैरा रोग होता है। अरहर में उकटा या बिल्ट होता है। और आलू में कौन सा होता है रोग? झुलसा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? PCS का क्वेश्चन है ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। फसल और बीमारी देखते हैं। गेहूं में करनाल बंट डिजीज़ होती है, बाजरा में अरगट डिजीज़ होती है, मटर में बुकनी डिजीज़ जिसको पाउडरी मिल्ट्यू कहते हैं, तो ये पाउडरी मिल्ट्यू होता है मटर में। और चना में उकथरा या विल्ट रोग होता है। आगे चलते हैं, भारत, चीन, इंग्लैंड और USA 4 देश दिए हैं। इनमें कौन सा एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही दलहनी फसलों का भारत है। उत्पादन इसका जो है लगभग 22.5% है और उपभोग उससे ज़्यादा है, क्योंकि तभी जो है भारत को कभी कभी दालों का आयात करना पड़ता है। कल्याण सोना, सोनार 64, सरबती सोनारा और सोनालिका अभी हमने इसमें पढ़ा है। तो गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्वर्धन यानी इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा विकसित की गई है? सोनारा 64। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना। और इस मामले पे भारत द्वितीय है। धान की उत्पत्ति कहाँ की मानी जाती है? धान जो है दक्षिण पूर्व एशिया की ओरिजिन या नेटिव माना जाता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आंवला की। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? रूस और फ्रांस, ये सबसे बड़े 2 उत्पादक हैं। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक है? तो प्रति हेक्टेयर जिसको हम उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है। पूसा RH10, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंध 5, पूसा बासमती 1, इनमें से कौन सी बासमती चावल की एक हाइब्रिड वैरायटी है? तो पूसा RH10 ये है बासमती धान की हाइब्रिड किस्म है। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में से किसमें धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है? तो धान की उत्पादकता की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। राई, उड़द, मक्का और गेहूं में से कौन वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? मक्का। पीताम्बरी किसकी एक प्रजाति है? पीताम्बरी जो है सरसों की एक प्रजाति है। USA के फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया और एरिजोना ये सब USA के स्टेट्स हैं। इनमें से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? हवाई द्वीप में। आगे चलते हैं, खेती और उनका नामकरण। तो फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हम ऑलरीकल्चर कहते हैं। और फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्व के किस देश में धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है? चीन में। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है? मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? तो मिर्च में जो है कैप्सेसिन पाया जाता है। कैप्सेसिन नामक जो है केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसमें तीखापन होता है। रतन, प्रतीक, महाते ओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। ये फसलें जो है किसकी जो हैं, ये मतलब ये प्रजातियां किस फसल की? ये सभी खेसारी दाल की हैं।
भूमध्य सागरीय कृषि, प्राच्य कृषि, व्यापारिक कृषि और व्यापारिक बागवानी में से किस कृषि क्षेत्र छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इनमें सबसे ज़्यादा मानव श्रम चाहिए व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में से किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में। रबी फसलों के लिए 19-20 के विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कितना रखा गया था? 1925 रुपये प्रति कुंटल। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1950 में। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? C2 लागत के आधार पर। चाय, कॉफ़ी, रबड़ व तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था? 20 फरवरी 2003 को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FCI कहते हैं कॉमनली, 1965 में स्थापित हुआ था। भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो ने की थी। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस देश में आरंभ किया गया था? तो ये जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार यानी BPL परिवार के निर्धारण का मानक क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है उनको BPL माना जाता है। चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? यहाँ पर चीनी वर्ष का मतलब है शुगर केन या शुगर ईयर, यानी जो शुगर के उत्पादन का जो वर्ष माना जाता है, क्योंकि ये पेराई सत्र के इसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तो शुगर वर्ष या चीनी वर्ष जो है अक्टूबर से सितंबर होता है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो जो रीसेंट डेटा है उसके अनुसार जो है कुल 25 फसलें हैं जिसका MSP सरकार अब घोषित करती है। मूल्य सिद्धांत या प्राइस थ्योरी किसका भाग होती है? प्रक्षेत्र प्रबंध का। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य या सपोर्ट प्राइस, जिसको कॉमनली हम लोग MSP कहते हैं, तो ये क्या होता है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार कृषि वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होती है उसको हम MSP या किसी भी फसल का सपोर्ट प्राइस कहते हैं। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किससे? उत्पादन विधि से। अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के अंतर्गत चयनित परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी? 35 किलोग्राम। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब से किया गया था? 1992 से। FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच का अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार कैसे करती है? खाद्य अनुदान के द्वारा, यानी जो फूड पर सब्सिडी दी जाती है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूर्ण बाजार, थोक बाजार, पूंजी बाजार और प्राथमिक बाजार में से कौन सा बाजार एक कम्पिटिटिव मार्केट है या एक प्रतियोगी बाजार है? तो इसमें से पूर्ण बाजार जो है एक प्रतियोगी बाजार है। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। खाद्यान्न बफर स्टॉक का मानदंड वर्ष में कितनी बार निर्धारित होता है? 4 बार। कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई है? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए जो है नेफेड की स्थापना की गई है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय योजना आयोग ने देश में किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय को कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? 50%। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क प्रकार की खेती की जाती है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन में रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर खेती और पशुपालन
और सब कुछ जो है एक साथ जोड़ के किया जाता है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? पूर्व सोवियत संघ में। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? वहाँ पर आर्द्र कृषि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो इस पद्धति को काश्तकारी खेती कहते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? विशिष्ट प्रकार की खेती है ये दियारा खेती, इसको नाम दिया जाता है। पर्माकल्चर का पर्याय क्या है, यानी पर्माकल्चर क्या होता है? तो जो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर होता है, इकोलॉजी के अनुसार यानी पारिस्थितिकी कृषि, उसको जो है पर्माकल्चर कहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर प्रदेश में झूमिंग कृषि कहाँ पर होती है? तो झूमिंग कृषि जो है नॉर्थ ईस्ट में या पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अपर्दन से प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ऑलरीकल्चर कहते हैं। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है उसको क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उससे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200। अगर जो है कहीं की सस्य गहनता या फसल गहनता 200 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव फार्मिंग या गहन कृषि कहेंगे। धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? भूमि का इस प्रकार से उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? एक ही साथ दो फसलों को लेना। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। एक फसल के कटने से पहले ही अगर दूसरी फसल की बुवाई हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कृषि या ओवरलैपिंग सस्यन। नागालैंड, असोम, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में से किस राज्य में झूमिंग कृषि होती है? तो अभी पीछे हमने बात की कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें झूमिंग कृषि फेमस है, तो नागालैंड में जो है झूमिंग कृषि होती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड। सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक ऋण या क्रेडिट या साख प्रदान करती है? तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं जिनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र को क्रेडिट देते हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, यानी पशुपालन भी होना और फसलों की खेती भी, तो उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती कहते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन जो है स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में अग्रणी राज्य है? पंजाब राज्य। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? धारणीय विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का किससे संबंध है? ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणादान से तात्पर्य अधोलिखित को ऋण देने से है। तो किसको ऋण देना? कृषि को, दुर्बल आय वर्ग को और लघु एवं छोटे उद्यमों को। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन इसको विनियमित किया जाता है। कृषि उत्पाद में काष्ठ के हल यानी लकड़ी के हल के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग किसका एक उदाहरण है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। गन्ने का उचित एवं लाभप्रद कीमत जिसको FRP कहते हैं, इसका अनुमोदन कौन करता है? इसका अनुमोदन किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। अभी हाल ही में एक एग्जाम में ये पूछा गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। उसका उदाहरण क्या है? कृषि, जैसे कृषि में जो है आवश्यकता से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितना उत्पादन नहीं होता है उससे ज़्यादा जो है लोग उसमें जो है लगे होते हैं, क्योंकि कृषि जो है कहीं ना कहीं एक पारिवारिक व्यवसाय भी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी यानी नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो
2019 से बढ़ाया गया था, उसके अनुसार 178 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु में से किससे संबंधित है? तो मृदा अपक्षय की जो समस्या है ये वनों के उन्मूलन से संबंधित है। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भारत में किस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का। मृत्तिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य और सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ऑर्नोन के अनुसार पौधों के लिए कुल 16 तत्व आवश्यक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो 16 माने गए थे पहले, लेकिन अब कुल संख्या इनकी 18 हो गई है। तो वो कौन से 2 आवश्यक तत्व हैं जो बढ़ा दिए गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17वां तत्व जो है इसमें सोडियम शामिल कर लिया गया है, 18वां जो है इसमें कोबाल्ट कर लिया गया है। बांगर तथा खादर मृदाएं किस पोषक तत्व से समृद्ध होती हैं? तो इनमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? लैटराइट मिट्टी। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषण आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक विधि है। पीडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा के निर्माण का। पेडो मतलब होता है मृदा, जेनेसिस मतलब होता है निर्माण। तो मृदा के निर्माण का अध्ययन या सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन पेडोजेनेसिस में किया जाता है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन का सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? लैटराइट। मैनग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? मैनग्रोव जो है दलदली मृदा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। एंटीसॉल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मिट्टी रखी जाती है? एंटीसॉल जो है एक ऑर्डर है, एक गण है, तो इसमें जो है नवीन जलोढ़ मृदा को सम्मिलित किया जाता है। एक तरह का ये क्लासिफिकेशन है। 7वां सन्निकटन मृदा वर्गीकरण की पद्धति के अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस ऑर्डर में रखी गई है? तो इस काली मिट्टी जो है ये वर्टिसॉल में रखी जाती है। मृदा कणाकार में क्ले कण का जो है कितना व्यास होता है? तो क्ले का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मृदा परिच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं? ए संस्तर में। मृदा परिच्छेदिका मतलब क्या होता है? मिट्टी का अगर जो है हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमको उसमें मिट्टी की कई सारी लेयर्स दिखती हैं और एक एक लेयर को एक एक होराइजन कहते हैं। ओ से शुरू होके ये जो है ABC नीचे तक चलती है। तो जो पौधों की अधिकांश जड़ें होती हैं वो कहाँ तक फैली होती हैं? वो ए होराइजन तक फैली होती हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में कौन से फल लगाए जाते हैं? तो अमरूद, आंवला, फालसा और जामुन इत्यादि जो है इसमें लगाए जाते हैं। दक्षिण भारत की काली मृदाएं किस गण संवर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं? अभी हमने देखा वर्टिसॉल का। 0.5 से 1% तक, थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? तो पौधों की जो सबसे अच्छी ग्रोथ होती है, ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, उसके लिए पीएच चाहिए मिट्टी का 6 से 7.5, यानी ना बहुत ज़्यादा एल्कलाइन ना बहुत ज़्यादा एसिडिक। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसको कौन सी उपमा दी जाती है? तो उसको वातोड़ मिट्टी कहते हैं। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? 6 से 7.5 के बीच। मृदा में खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है? 40 से 45% तक। क्ले कण का आकार कितना होता है? क्ले का आकार जो है 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास होता है इसका। मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल का कौन सा संस्तर मतलब होराइजन, तो कौन सा संस्तर जो है सबसे अधिक उपजाऊ तथा पौधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है? ए संस्तर, जिसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृदा जल मतलब सॉइल वाटर जो पानी में ट्रैप रहता है मिट्टी में,
तो जो पानी जो है मिट्टी में ट्रैप रहता है उसको मृदा जल कहते हैं। पौधों के पोष दृष्टिकोण से उपयोगी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। जब मिट्टी होती है तो ज़मीन के नीचे जो है मिट्टी में कई सारी जो है कैपिलरीज बन जाती हैं, केशिका बन जाती हैं। तो इसी में जो वाटर होता है वो जो है पौधों के विकास के लिए, उनके पोषण के लिए आवश्यक होता है, या यूँ कह लीजिए कि पौधे जो है इसी पानी का सबसे अच्छा उपयोग कर पाते हैं। किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पीट मृदा में। औसत रूप से मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 10 या 12:1, यानी 10:1 या 12:1। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की वर्तमान में कितनी मानी जाती हैं? तो ये कुल 9 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, मॉलिब्डेनम और बोरान। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं किससे? मिट्टी में जो ह्यूमस होता है उससे। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों में कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 1 से 3% तक। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस सूक्ष्म तत्व, किस माइक्रो एलिमेंट की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? मॉलिब्डेनम की। बहुत महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है ये। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और कार्बन में से प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 50 से 60%। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? अजोला है। भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? अवनालिका अपर्दन यानी कैपिलरी इरोजन। तो कौन सा क्षेत्र है ये? मालवा का पठार। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं। 1.2 मिलियन हेक्टेयर लगभग यहाँ पर मिट्टी जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से ऊसर है। अब उर्वरक और उनमें नाइट्रेट का प्रतिशत कितना होता है देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट में 20.5%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% और यूरिया में 46%। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? स्यूडोमोनास वर्ग के। अमोनियम सल्फेट, डीएपी, जिप्सम तथा बिना बुझा चूना में क्षारीय मृदा का उपचार करने के लिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब पोषक पदार्थों के प्रकार हैं और उनकी संज्ञा क्या है? तो पोटास युक्त उर्वरक को काइनाइट कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया है, भारी कार्बनिक खाद कौन सी है? FYM है, और हल्की कार्बनिक खाद कौन सी है? बोन मील है। आगे चलते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़ होता है। मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अपुष्परण अपर्दन होता है, फिर अपर्दन होता है परत वाला, उसके बाद रिल अपर्दन होता है, फिर अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कॉपर, गंधक, आयरन तथा मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल के निर्माण में सहायक होता है? गंधक या सल्फर। क्लोरोफिल की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन कम पाई जाती है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल या BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, कवल मूल, लाइकेन, इनमें से कौन सा एक कवकों यानी फंजाई के और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच का आपसी सहचर्य है या सिम्बायोसिस है? तो ये है कवक मूल्य। रेगुर किसका नाम है? रेगुर काली मिट्टी का एक अन्य नाम है। राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठ बनाती है? राइजोबियम जैपोनिकम, ये जो है सोयाबीन की जड़ों में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। चलिए सुमेलन करते हैं। एजोस्पाइरिलम क्या है? ये घास कुल के फसलों की जड़ के भीतर और जड़ों पर उगता है। एजेटोबैक्टर क्या है? युक्ताजीवी नाइट्रोजन जैवीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये। वैम
फास्फोरस अंतर्ग्रहण में सहायता करता है। एजोला ये एक जलीय फर्म है जो कि प्लव्यमान होता है यानी तैरता रहता है। वह दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, फ्रेंच बीन में नहीं होता है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, और लेग्यूम मूल ग्रंथियां कहाँ बनती हैं? जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में। वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयोग होता है? थ्रेड वर्म। चिकने मृदा कण जिसको माइसिल्स कहते हैं, इसकी सतह होती है कैसी? निगेटिवली चार्ज होती है यानी ऋणात्मक आवेशित होती है। मृदा कणों से संबद्ध होते हैं धनायन जिनको हम कैटायन कहते हैं। उच्च धनायन विनिमय क्षमता यानी हाई कैटायन कैपेसिटी लक्षण है चिकने मृदा कणों का। मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है किसमें? ऋणायनों में। बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होता है यानी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है उसमें, क्योंकि धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त फसल है ढेंचा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है, तो जलोढ़ मृदा जो है इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्लाइमेटिक, बायोटिक, इडेफिक और टोपोग्राफिक में कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इसमें से मिट्टी संबंधित कौन सा है? इडेफिक। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? यूरिया। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? भारत में। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशु का है? भैंस का। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? 226 ग्राम प्रतिदिन दूध लेना चाहिए। भारत में मृदा संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन सी? क्रॉप रोटेशन जिसको सस्यावर्तन कहते हैं, बालू की बाड़, सैंड फेंसेस और विंड ब्रेक्स। नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ जातियों को अधोलिखित विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक होती, क्योंकि जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ये जैविक खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो उनमें एक ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती हैं जिससे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर सिंचित भूमि पर जो है साल्ट का जमाव हो जाए, लवणी भवन मतलब साल्ट का जमाव होना, तो क्या होगा? कुछ मृदाओं को ये अपारगम्य बना देगी, यानी न नीचे से ऊपर कुछ जा सकेगा उसमें न्यूट्रिएंट या पानी, ना नीचे से ऊपर जा सकेगा ना ऊपर से नीचे आ सकेगा। पुंडीज नामक तैरती ठोस भूमि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम में से किस राज्य में है? तो पुंडीज कहाँ पर है? मणिपुर में है। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय में शुरू किया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? होलिस्टीन फ्रीजियन। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। विश्व में दूध की रानी की उपमा किस बकरी की नस्ल को दी जाती है? सानेन बकरी को। टॉमवर्थ किसकी नस्ल है? ये सुअर की नस्ल है। संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? चाइना में। बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 150 दिन की। कार्निस, व्हाइट लेगहॉर्न, मिर्नोका, बसरा में से विश्व का सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में के दूध में मिलती है? भदावरी भैंस की। मछली मांस, बकरी मांस, दूध तथा अंडा में से किसका जैविक मूल सर्वाधिक होता है? तो जैविक मूल सर्वाधिक होता है अंडे का। मैरिनो नामक प्रजाति से सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होता है। ये प्रजाति किस पशु की है? ये जो है भेड़ की है। गी क्या है? गी एक बकरी का जो है वैरायटी है। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है
खरगोश के बाल से बनाया जाता है। भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। डागर बैंक क्या है? डागर बैंक जो है उत्तरी सागर में स्थित है और ये जो है एक प्रसिद्ध मछली पकड़ने के लिए एक प्रसिद्ध तट है। यहाँ पर मछलियों की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? चीन में। मधु में कौन सी शर्करा यानी कौन सी शुगर पाई जाती है? तो मधु में या शहद में ग्लूकोज व फ्रक्टोज पाई जाती है। भारतीय गाय की जो नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है उसका नाम है साहिवाल। समुद्री झींगा जिसको लॉबस्टर कहते हैं, तो समुद्री झींगा एरेक्निड, क्रस्टेशियन कीट एवं मिरियोपैडा में से किस एक वर्ग का जीव है? तो ये किस क्लास में आता है? ये क्रस्टेशियन में आता है। आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण या किस फंजाई के कारण होने वाला रोग है? अल्टरनेरिया सोलनाई के कारण। ब्लैक हर्ड जो कि आलू का एक रोग है, ये किस तत्व की कमी से होता है? तो अगर इसके स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आलू में ब्लैक हर्ड नामक डिजीज़ हो जाती है, जिसपे इस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। दूध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दूध का दुनिया में, उसके बाद जो है यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील। भारत के शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली में। फेलरिस माइनर किस फसल का एक खरपतवार है? गेहूं का। इसको जो है इस फसल को या इस खरपतवार को और क्या कहते हैं? सामान्य गांव की भाषा में इसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है, आपने सुना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है? तो ये धान का रोग था भूरा पर्णचित्ती। गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा या किस कवकनाशी यानी फंजीसाइड, फंजाई को खत्म करने वाले दवा का प्रयोग किया जाता है? एल्गोल का। टिक्का डिजीज़ या टिक्का रोग किससे संबंधित है? ये मूंगफली का फसल का एक रोग है। पनामा रोग किससे संबंधित है? केले का रोग है। पायरिल्ला क्या है? एक कीट होता है। तो ये मक्का, कपास, ज्वार और गन्ना में से किस फसल का एक कीट है? गन्ना का। सैनिक कीट मुख्य किस फसल से संबंधित है? ये धान का एक कीट होता है। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? कपास को। मकड़ी में कितनी जोड़े टांगे पाई जाती हैं, लेग्स पाई जाती हैं? 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं मकड़ी में। किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? आम और सेब में। एकांतर फलन क्या होता है? मान लीजिए इस साल फल आया, अगले साल नहीं आया, फिर अगले साल आया, तो गैप के साथ जो है फल आना। विटावैक्स का प्रयोग किया जाता है गेहूं और जौ के फसलों में के स्मट और रस्ट रोगों के नियंत्रण और बीजोपचार के रूप में। आगे चलते हैं, कुछ रोग हैं वो कैसे होते हैं ये देखते हैं। रानीखेत रोग बहुत फेमस है, ये वायरस डिजीज़ थी, वायरल डिजीज़ थी। मिल्क फीवर रोग ये कैल्शियम की कमी से होता है पशुओं में। थनैला रोग ये जीवाणु जनित होता है यानी बैक्टीरियल डिजीज होती है। और गिलराट ये है कवक जनित यानी फंजाई से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं, भारत में किस कवकनाशी से गन्ने की पोरियों का उपचार किया जाता है? तो ये हैं एरिटॉन, एल्गोल और एविविट के द्वारा। कृमिनाशक दवाओं के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बोरिक एसिड का। विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीटोड कहते हैं। खुरपका और मुंहपका, पोकनी, निमोनिया तथा फाउल फॉक्स में से कौन सी एक वायरल डिजीज़ नहीं है? तो इसमें से निमोनिया एक वायरल डिजीज़ नहीं। निमोनिया कैसी है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बाकी सभी जो है वायरल डिजीज़ हैं। नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? ये गाय, भैंस और बकरी से संबंधित है। टाइफाइड क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं। बाटुलिज्म तथा हैजा में से वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड डिजीज़। वह कौन सा ज्वर है या बुखार है जिससे शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो इसको हम मिल्क फीवर कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये कैल्शियम की कमी से होने वाला दुधारू पशुओं का रोग है। स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? थैनैला रोग से।
सफ़ेद गिडार या वाइट ड्रूप जो है कि कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? तो ये मूंगफली को क्षति पहुंचाता है। पोकनी किस प्रकार के कारक के द्वारा होता है? पोकनी जो है डिजीज़ वायरस के कारण होती है। कॉक्सीडियोसिस जिसको खूनी दस्त कहते हैं, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, किसका प्रमुख रोग है? तो ये मुर्गियों में पाया जाता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D जो है एक खरपतवार नासी है। मूंगफली में पोलीकली हॉलो हार्ट रोग जो है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? ये मकड़ी वंश के होते हैं। फाइलॉडी ये क्या है? एक डिजीज़ है। ये तिल, अंडी, राम तिल और सूरजमुखी में से किसका एक महत्वपूर्ण रोग है? तिल का है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग कारक है किसका? जीवाणु का। धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है तना छेदक के द्वारा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियां संक्रमणीय हैं, कौन कौन सी? यानी ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। फुट एंड माउथ रोग, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स और काउपॉक्स। मेढक की आँख जैसी पत्ती पर धब्बा वाला एक रोग सोयाबीन की फसल में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा, फंजाई के द्वारा। बक आई रॉट ये किसकी बीमारी है? ये टमाटर के फल की बीमारी है। अब फसल और बीमारी को सुमेलित करते हैं। आलू में कौन सा रोग होता है? झुलसा, जिसको ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। ज्वार में कंडुआ होता है, जिसको स्मट कहते हैं। बाजरा में अर्गट होता है और तिल में फाइलॉडी होती है। गल्ला गोदाम यानी ग्रेन जो स्टोरेज होता है, इसमें अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी या फंजाई कौन सी है? कैंडिडा। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट और रस्ट ये सभी क्या हैं? चारों रोगों के नाम हैं। इनमें से कौन सी गेहूं के फसल का रोग है? तो इसमें से रस्ट डिजीज़ जो है ये गेहूं में होने वाला रोग है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी है। उत्तरी मैदान क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? करनाल बंट, कई बार पूछी गई है। करनाल बंट किसकी बीमारी है? तो हमेशा याद रखिएगा करनाल बंट जो है गेहूं की बीमारी है। चाय में प्याले नुमा पत्ती यानी कपिंग टी रोग हो जाता है, किसकी वजह से? सल्फर की कमी से। धान की हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है टुग्रो रोग का। कुछ और मिलान कर लेते हैं रोगों का। बंची टाप किस में होता है? केला में। काला किट बीमारी होती है गेहूं में। और रेड रॉट होता है शुगर केन या गन्ना में। प्रतिबंधित कीटनाशक है कौन सा? BHC। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूंसा। आलू में पिछैती झुलसा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। बाजरा में कौन सा रोग होता है? बाजरा में अर्गट होता है। दूध का धवल रंग यानी सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण। अलवर राजस्थान के निकट एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक प्रसिद्ध संस्था किसके लिए बनी है? वर्षा जल संचयन के लिए। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ किस योजना में IRDP, ट्राइसेम, ड्वाकरा, स्टीरा, GKY, MWS नामक 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया है? तो ये योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये पुरानी चल रही बहुत सी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किस योजना की उपसंज्ञा है? ये जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की संज्ञा है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1989-90 में। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से। विजन 2020 प्रपत्र या डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया था? RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। योजना और उनका मुख्य जो उद्देश्य है उसको मिलाते हैं। स्वजल धारा योजना ये ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है। हरियाली योजना वाटर सेट प्रबंधन से संबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये ग्राम स्वरोजगार की एक प्रमुख योजना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये ग्रामीण संपर्क से जुड़ी योजना है। बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल और स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, आवास तथा लघु उद्योग में से कौन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल नहीं है? तो इसमें लघु उद्योग नहीं आते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 2008-9 में। अब कुछ योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, उनका सुमेलन करना है उनके वर्ष से।
तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में। आगे चलते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित कौन सी योजना शुरू की गई थी? जिला ग्रामीण एजेंसी DRDA प्रशासन योजना। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू की गई थी? वर्ष 2000 से। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1965-66 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कई बार पूछा गया है, कब प्रारंभ हुई? 18 जून 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो पुराना नाम है अब तो उसका नाम बदल गया, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत निर्माण योजना के चरण 2 के लक्ष्यों को कब पूरा किया गया? 2012 तक। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जुलाई 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको अब मनरेगा कहते हैं, इसके अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन की। सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को मनरेगा के तहत कितने दिन का न्यूनतम गारंटी शुदा दिहाड़ी रोजगार प्रदान किया जाता है? 150 दिन का। भारत निर्माण कार्यक्रम के कितने घटक हैं? कुल 6 घटक हैं। ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। नरेगा को कब से संपूर्ण देश में लागू किया गया? 1 अप्रैल 2008 से। नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ था? सितंबर 2005 में। रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसी दिन वर्ष 2006 में नरेगा का शुभारंभ हुआ था। किन योजनाओं का विलय मनरेगा में कर दिया गया? संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना का तथा कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना का। मनरेगा के क्रियान्वयन तथा लाभप्रदता इकाई कौन सी है? क्रमशः ग्राम पंचायत और परिवार। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि अब जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। असोम, त्रिपुरा, नागालैंड और केरल राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में। किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? 2004-05 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत के जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है वो क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा इसको फंड किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1999 से 2000 वाले ईयर में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि ये रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था, इसमें गारंटी मिलती है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मनरेगा को चलाया था? महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1990 में। कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में कहाँ हुई थी? झांग नामक स्थान है पंजाब में। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया है? ये फसल बीमा के वितरण के लिए आरंभ किया गया है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी नीम कोटेड यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा करता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। कटक कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में।
प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था भारत में? 1979 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? पुडुचेरी में। भारत में पंचायती राज किस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। कुछ संस्थानों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूनिट प्लानिंग नागपुर में है। कपार्ट का पूरा नाम क्या है? लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। फार्म स्कूलों की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 13 जुलाई को। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। सुमेलित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, कहाँ पर है? कानपुर में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर है? भारत में, हैदराबाद में। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। शीला घर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में। कुछ बोर्ड हैं प्रसिद्ध, उनके मुख्यालय देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड भारत का, उसका मुख्यालय बेंगलोर में है। रबड़ बोर्ड का कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का या टी बोर्ड का केरला में है। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कालीकट केरल में। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है? हैदराबाद में। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? पारिस्थितिकी कृषि, जिसका अन्य नाम क्या है? पर्माकल्चर। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक एनपीके का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? 4:2, 2:1, तो 4:2:1 के अनुपात में एनपीके का इस्तेमाल होना चाहिए। मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? चाय, कॉफ़ी, रबड़ और तंबाकू के लिए। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 4%। पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड में। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है जिला स्तर पर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई थी किसने? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है? इजराइल में। छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि है? रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त कितने वर्षों के लिए वैध है? 3 वर्ष के लिए। सोयाबीन, अंडा, मशरूम और उर्द में किसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है मशरूम में होता है। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 15 माह के लिए। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1976 में। एग्रो सिल्वीकल्चर का क्या तात्पर्य है? तो एग्रो मतलब फसलें और सिल्वीकल्चर मतलब ईंधन वाले वृक्षों को उगाना, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा कि फसलों को उगाना और साथ में सिल्वीकल्चर करना, यानी ईंधन वाले वृक्ष जिनसे जो है आपको अच्छी लकड़ी प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? पर्यावरण के संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। एरिस का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। देश का एकमात्र महिला सशक्तिकरण हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र
NRCWA नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कि ICAR तंत्र में कार्यरत है, कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जगजीवन राम किसान पुरस्कार नई दिल्ली ICAR द्वारा कृषि में किस क्षेत्र में दिया जाता है? फसल सुरक्षा या क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा होती है? वर्मी कंपोस्ट में। मृदा की घटती हुई उर्वरकता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है? पर्माकल्चर का। VS व्यास समिति किससे संबंधित है? तो VS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। नैफेड किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों के विपणन या उसकी परचेज और सेल यानी उसके कॉमर्स से। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई है। पादपालय या फाइलोट्रॉन ये एक सुविधा है जो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने में के लिए बनी है। झूम कृषि, जैव कृषि, कांच घरों में पौधे उगाना तथा अधिक उपज वाली किस्मों की खेती करना, इनमें से कौन सी एक ऐसी क्रिया है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जैव कृषि। भूमि सुधार का विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची में है, किससे संबंधित है? राज्य सूची का विषय है ये। भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, IDBI, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी उधार ढांचा में से किसका एक अंश है? सहकारी उधार ढांचे का। अगला प्रश्न देखते हैं, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1960 में। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1963 में। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा 1964 से 65 में। ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में चलाया गया था, किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? पूर्वोत्तर भारत में। देश के कृषिगत क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है तथा दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? फलों के अधीन क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितनी है? 79 जो है ये 2018-19 के अनुसार। कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? वैकल्पिक ऊर्जा से। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? इसको इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में। धूसर क्रांति का जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यानी उर्वरक उत्पादन से संबंध है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुफरी, शिमला में। 2017 में भारत में मछली का उत्पादन विश्व में कौन से स्थान पे था? तीसरे स्थान पे, और प्रथम स्थान था चीन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय का। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? पंतनगर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। भारत में नाबार्ड बैंक किनको किनको जो है फाइनेंस करता है, किनको किनको वित्त उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापारित बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंक को। पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में किया जाता है? सिंचाई में। ट्राइसेम कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ था? अगस्त 1979 में। NIEP अक्टूबर 1980 में और SGSY अप्रैल 1999 में। हरा सोना तथा झूठा सोना की उपमा दी जाती है। हरा सोना कहते हैं अफीम को, झूठा सोना कहते हैं पायराइट को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जैव डीजल यानी बायोडीजल मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई है 1953 में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में निम्नलिखित कृषि पद्धतियां सहायक हैं। कौन कौन सी? समोच्च बांध, अनपद सस्यन और शून्य जुताई। भारत में BT यानी
बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का प्रमुख कारण क्या है? यह आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और ये भी चिंता है कि बीटी बैगन के आ जाने से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ड्रिप सिंचाई के क्या लाभ होते हैं? खरपतवार में कमी होती है, मृदा अपरदन में कमी होती है, जल का अनुकूलतम उपयोग होता है और त्वरित बीजोद्भवन होता है। सुगंधमती किसकी एक किस्म है? चावल की किस्म है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 500 से अधिक प्रश्नों को इस सीरीज में देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, इससे प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।